नमस्कार, स्वागत है आपका किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे खास कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर जाल मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक अनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को प्याज की नर्सरी एवं लघु दाल मिल के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साझा करेंगे 2 नवोन्मेषी किसानों की सफलता की कहानी। खेत से बागान तक और कीट से व्याधि तक देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर हमें भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके साथ साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। देश के कई राज्यों के किसानों के लिए प्याज एक प्रमुख फसल है। अनेक औषधीय गुणों के साथ ही साथ इसमें सल्फर और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। किसान भाई खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में इसकी खेती करते हैं। बिल्कुल, और खरीफ में प्याज का अच्छा उत्पादन लेने हेतु नर्सरी को सही समय एवं सही तरीके से बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्याज की नर्सरी प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर सबीना इस्लाम। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा किस्म का पौध आप बनाएंगे। हमारे संस्थान से विकसित सफ़ेद कंद कलर की किस्म में पूसा व्हाइट राउंड भी अच्छी चलती है। इसके अलावा भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर, जो कि प्याज अनुसंधान क्षेत्र पुणे से विकसित हुई है, वो भी अच्छे से चलती है। पहले पौधशाला के लिए आपको खेत की चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे खेत चुनिए जहाँ पे बीमारियों और कीड़े की प्रकोप ना हो। इसके चुनने के बाद आपको वहाँ पे शेड नेट की व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं जुलाई के महीने में हम इसकी पौध तैयार करते हैं। इसीलिए तापमान कम करने के लिए हम शेड नेट के इस्तेमाल करते हैं। लगभग 75% शेड नेट हम यूज़ करते हैं। और जो शेड स्ट्रक्चर है हम उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं। इसमें आपको वेंटिलेशन या हवा चलाचल भी अच्छी होएगी और उसमें उमस नहीं बनेगी, तो आपको जो पौधे हैं उसको बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। जब अपने शेड नेट बना लिए उसके बाद आपको बेड तैयार करना पड़ेगा। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आप रेस बेड, ताकि जो बेड ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम इसकी लंबाई लगभग 3.5 से 4 मीटर रखते हैं और चौड़ाई जो है 1 मीटर के आसपास रखते हैं, ताकि आप दोनों तरफ से बैठ के निराई गुड़ाई या जंगल सफाई जो आदि काम आसानी से कर सकते हैं। बेड तैयार करते हैं, उसमें 30 स्क्वायर मीटर में 5 ग्राम DAP और 5 ग्राम पोटाश अच्छे से मिला लीजिए। जब बेड अच्छी तरह से लेवलिंग हो जाती है उसके बाद आप ध्यान रखिए उसमें कुछ रोड़ी ना हो। बेड बनने के बाद आपको उसकी अंदर लाइन खींचनी है। लाइन की जो दूरत्व है 2 उंगली के बराबर, जैसे 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास रखिए और 2 उंगली से आप लाइन खींचिए और लाइन ज़्यादा गहरे मत खींचिए। जब आपने लाइन खींच लिए उसके बाद आपको आता है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए आप बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो सीड में अच्छे से मिला लीजिए, ताकि सीड में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसको लाइन पे गिराइए। लाइन पे गिराने समय ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा घना भी ना हो, क्योंकि बहुत घना होने से पौधे में एक दूसरे से कंपटीशन होती है और उसमें पौधे की ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। अब आता है इसको मल्चिंग करना। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका नमी को पकड़ कर रखता है और टेम्परेचर को भी कम करता है। मल्चिंग के लिए हम ज़्यादातर से सूखी घास यूज़ करते हैं। दूब घास, सूखी दूब घास बहुत अच्छा माना जाता है। जब दूब घास की आप चुनौती करेंगे, ये बात ध्यान रखिए, जो दूब घास आप ले रहे हैं ये कभी दवाई से मरी हुई घास ना हो। जब आपने अच्छे से ढक दिए उसके बाद आप इसमें पानी दे दीजिए, ताकि वो जर्मिनेशन में मदद करे। को सुबह 10-11 बजे के आसपास एक बार और शाम को 5-6 बजे के बाद एक बार देना पड़ेगा पानी देते समय ये बहुत ध्यान रखिए मिट्टी कभी गर्म नहीं होना चाहिए। मिट्टी 35 से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा और उस टाइम आपने पानी दे दिया तो आपकी नर्सरी में बहुत नुकसान होगा। डैम्पिंग ऑफ की बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। अब ऐसे करने के बाद आप उम्मीद करते हैं 5-6 दिन के बाद उसमें अंकुरन दिख जाएगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, आप मल्च को हटा लीजिए। उसके बाद जो कूड़ा है, घास की कूड़ा, उसको सफाई करने के बाद उसमें आप रिडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल के अच्छे से मिक्स करके नर्सरी में डालिएगा। ये डालने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। 10-15 दिन लगातार आपको सुबह, दोपहर और शाम को पानी देना पड़ेगा, ताकि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो। और 15-20 दिन के बाद आप ह्यूमिक एसिड
2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे के पौधे में दे सकते हैं, ताकि पौधे थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसका और 15-20 दिन के बाद आप सुजाला 19-19-19 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दे के भी ऊपर से फौरा से स्प्रे कर सकते हैं। और बीच में अगर आपको जंगल हो गया 2 लाइन के बीच में से आराम से वीड को निकाल दीजिए, 1-2 बार आप होइंग कर दीजिए, ताकि आपको जो रूट जोन है झाड़ों के पास थोड़ा सा हवा चले, क्रॉप ग्रोथ और अच्छी हो जाए। 50-55 दिन के बाद ये खेत में लगाने लायक हो जाएगा। और ये पौधा आप अपने खेत में भी लगा सकते हैं, अगर चाहे तो आप अपने घर में भी किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पत्ते ऊपर से सूखता हुआ जा रहा है और नीचे से उसकी जड़ बिल्कुल नहीं है, या फिर जो आपका लाइन है, लाइन के बीच से कुछ पौधे सूख रहा है और वो दोनों तरफ फैल रहा है, ये आपका सिम्टम है डैम्पिंग ऑफ के लिए। इसके लिए आप बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर में डालिए और ड्रेंचिंग कीजिए, और हफ्ता दिन के बाद फिर कैप्टन 2 ग्राम प्रति लीटर में डाल के फिर से स्प्रे कीजिए, और बीच में एक बार रिडोमिल गोल्ड 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के स्प्रे कीजिए। मानव आहार में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है। भोजन में उपयोग आने वाली दालों का प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर लघु दाल मिल द्वारा किया जा सकता है। जी, और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान एवं युवा वर्ग इसे एक उद्यम के रूप में भी अपना सकते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने एक ऐसी ही लघु दाल मिल का विकास किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दाल बनाने के लिए बीजों पर से छिलका उतारना एक प्रमुख क्रिया है। इसके लिए दालों को सर्वप्रथम उपचारित किया जाता है और तत्पश्चात ही उनका प्रसंस्करण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के रूप में दालों की मिलिंग बहुत कम होती है, और इसी वजह से कृषकों से खरीदी गई फसल तथा प्रसंस्कृत दालों के मूल्यों में भारी अंतर होता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके अंतर्गत आसानी से स्थापित एवं संचालित की जा सकने वाली लघु दाल मिल को विकसित किया गया है। IIPR लघु दाल मिल सभी प्रकार की दालों के प्रसंस्करण में संतोषजनक परिणाम दे रही है। प्रसंस्करण में होने वाली क्षति को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से इस मिल में ऊर्ध्वाधर रबर तथा स्टील डिस्क का प्रयोग किया गया है। मिलिंग से पूर्व पिटिंग के उद्देश्य से इस लघु दाल मिल में एक एमरी रोलर भी जोड़ा गया है, जिससे दानों का छिलका उतारने व खरोंच डालने का काम आसान हो गया है। IIPR लघु दाल मिल एक संपूर्ण इकाई है, जिसमें दलहन प्रसंस्करण में होने वाली सभी प्रक्रियाओं जैसे पिटिंग, मिलिंग, ग्रेडिंग, सफाई आदि का कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। इस मिल में रबर डिस्क के स्थान पर लहरदार स्टील डिस्क का प्रयोग करके दलिया या पशु आहार भी बनाया जा सकता है। IIPR लघु दाल मिल परेशानी रहित परिचालन तथा न्यूनतम रखरखाव को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रति घंटा है तथा इसे चलाने के लिए 2 HP का एकल फेज मोटर लगा है। लगभग 50 क्विंटल मात्रा की मिलिंग के उपरांत इसके रबर डिस्क को बदलने की आवश्यकता होती है, जिसे बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के आसानी से बदला जा सकता है। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि अनेक किसान भाई खेती किसानी की नवीन तकनीकों को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आज हम ऐसे ही 2 किसानों जो कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले से हैं, उनके नवाचार से आपको अवगत करवाएंगे। बिल्कुल, और उनमें पहले हैं श्री लोकेश कुमार जी, जिन्होंने धान की पराली को पूसा डिकम्पोजर की मदद से उत्कृष्ट जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया है, तथा दूसरे हैं श्री अंकित जी, जिन्होंने गाय के गोबर का प्रसंस्करण कर बड़े ही सजीले हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट्स को तैयार किया है। आइए इनको विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ। तो बेसिकली इसके बारे में जो जानकारी हुई वो पत्तियों के बारे में हुई, पराली के बारे में हुई कि इसको डिकम्पोज किया जाए, जिससे प्रदूषण की समस्या खत्म हो और किसान को एक आसान खाद के रूप में भी वो चीज़ मिल सके। लेकिन मैंने इसमें कुछ अलग हटके प्रयोग किया, किसानों के लिए भी और अपने लिए भी, और उसका मुझे बेहद लाभ हुआ। क्या किया मैंने कि ये जो कल्चर दिया मुझे, इसको मैंने गोबर के ऊपर अप्लाई किया, और गोबर के ऊपर जब अप्लाई किया तो इसमें 2 लेयर बनाई मैंने, और ये 1 महीने बाद मैंने उसकी कटिंग की, फिर दूसरी लेयर की दूसरे महीने में कटिंग की, तो मेरी जो कंपोस्ट है वो उत्तम श्रेणी की कंपोस्ट मेरी बनी। और इसको मैंने खेत में डाला प्रति कुंटल 1 बीघा,
और आगे चल के लोगों ने भी देखा था कि जब मेरी फसल अच्छी हुई और यूरिया डाई दवाई कम लगनी शुरू हुई, पानी सोखने की क्षमता भी खेत में बढ़ी, यानी कि जहाँ पानी पूरे गन्ने में 10 आते थे वहाँ गन्ने 7 या 8 ही पानी आए। और रोगों में फंगस की वजह से जो फंगस का समस्या थी वो फंगस भी हमारा दूर हुआ। मैं किसानों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि किसान भाई, आप अगर पशुपालन करते हैं तो अपने गोबर को रिच वैल्यू बना के उसको स्टोर करके टाइम टू टाइम फसल में, क्योंकि कच्चा गोबर सिर्फ जुताई के टाइम डाला जाता है, लेकिन ये कंपोजर के द्वारा खाद आप बनाएं तो इस खाद को आप बीज फसल में भी अपने केमिकल को आधा करके इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी और फसल दोनों बहुत बेहतर होंगी। अगर कोई किसान भाई या कोई युवा साथी स्टार्टअप के रूप में इस खाद के रूप में काम करना चाहता है तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा लाभ ले सकता है। मैंने अपने बेटे को शुरू करा, जो 600 रुपये का खाद है वो आप 6000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास में जो इसके पैकिंग है वो 1 किलो के, 2 किलो के, 5 किलो और 10 किलो तक मैंने बना, और जहां भी दिया पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए या खाद के बारे में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है या खरीदना चाहते हैं आप, तो मेरा मोबाइल नंबर है 84 45 45 39 28। नमस्कार, मेरा नाम अंकित और डिस्ट्रिक्ट शामली से रहने वाला हूँ। गाय के गोबर को मैं कैसे कीमती बनाऊं और इससे कुछ प्रोडक्टिविटी आइटम बनाने का मैंने सोचा कि ऐसा कुछ इसको कीमत बने इसकी गोबर की, तो उसके लिए फिर मैंने इसको हैंडीक्राफ्ट के ऊपर काम किया। उसमें मैंने फिर ट्रॉफी, मोमेंटो, काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम किया। पूसा से मुझे बहुत सपोर्ट मिली। पूसा मेले में मैंने एक एग्जीबिशन छोटा लगाया, यहाँ पे लगाने से उसको बहुत अच्छा प्रमोशन वीडियो बनी, यहाँ पे कुछ वो प्रमोशन हुआ, काफी लोगों ने उसको प्रोत्साहन दिया, बहुत सराहना दी। अभी मार्केट में बहुत सारे ट्रॉफी शील्ड वगैरह जो किसी प्रोग्राम में दिया जाता है, तो वो उसके लिए बहुत सारे पेड़ को काटना पड़ता है और उसको बनाने के लिए वो पेड़ जिससे वो ट्रॉफी को बनाया जाएगा वो पेड़ बहुत साल में तैयार होता है। तो हमने इसको पूरा एज इट इज गाय के गोबर से हमने इसको तैयार किया। 20 से 25 किलो एक दिन का गाय गोबर करती है और वो 30% सूखने के बाद बचता है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया 20 से 25 रुपए केजी के हिसाब से मैंने इसको स्टार्ट किया सबसे पहले, और उन एक दिन में गाय का 4 किलो भी गोबर होता है तो वो सीधा 100 से ऊपर जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा के काम को स्टार्ट किया और उसमें अभी धीरे धीरे मार्केट पूसा मेले की तरफ से जो मुझे वो मार्केट मिल पाई, उससे अभी वो मार्केट स्टार्ट हो गया और बहुत अच्छा उसमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। और बात करें तो अपने पास में हैंडीक्राफ्ट, ट्रॉफी, मोमेंटो और बहुत सारे गिफ्ट आइटम हैं जिसको अभी लोगों ने अपने किसी को एनिवर्सरी गिफ्ट देना है या बर्थडे गिफ्ट देना है तो उन्होंने उसको खरीद के जो है वो दूसरों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। तो अभी स्टार्टअप में अपना काम चालू है। जैसे ये प्रोडक्ट अभी हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, अभी किसी को इस तरह का कोई प्रोडक्ट दोबारा हमारे पास में, मतलब ये प्रोडक्ट किसी को जरूरत पड़े इस प्रोडक्ट की, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897964773। गोवर्धन के नाम से अभी हमने इसको स्टार्ट किया है। स्टार्टअप इंडिया में ही ये भी एक छोटा सा वर्क है। थैंक यू। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने लौकी की पत्तियों में गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट नामक रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके समाधान हेतु रिडोमिल की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। समस्तीपुर बिहार से चंद्रकांत महतो जी ने फूल गोभी के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सॉफ्ट रोट नामक रोग का प्रकोप हुआ है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दे, अधिक सिंचाई ना दे और जल भरा ना होने दे। रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की करीब 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मौजूदा मौसम संबंधी स्थितियां बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय विशेषताएं और गतिशील मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित हवा का पैटर्न यह बताता है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां विकसित होने की संभावना अनुकूल नहीं है। इसलिए अगले 5 से 6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में कम बारिश की संभावना है। इस दौरान इन क्षेत्रों में बिजली और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 4 जुलाई को उत्तराखंड, बिहार में तथा 4 से 6 जुलाई के दौरान उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 7 से 9 जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना। प्रायद्वीपीय भारत और द्वीपों में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। साथ ही अपना नाम एवं पता भी लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। आपसे जुड़ा, आपकी सवालों और समस्याओं से जुड़ा पूसा समाचार का एक बिल्कुल नया अंक लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।